नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने महामारी का प्रभाव कम करने के लिए कोविड वैक्सीन समान रूप से उपलब्ध कराने पर बल दिया। भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों को कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से अधिक लोग संक्रमित। नए संक्रमित लोगों में से 79% से अधिक केवल 10 राज्यों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी। 9 राज्यों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। जाने माने तमिल अभिनेता विवेक का चेन्नई में निधन। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी का असर कम करने के लिए वैक्सीन की समान रूप से उपलब्धता पर बल दिया है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से दुनिया भर में सभी को तेजी से वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से इसके अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सबके लिए एक वैक्सीन विषय पर आर्थिक और सामाजिक परिषद की मंत्रिस्तरीय विशेष बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक समुदाय के समक्ष दवाओं की पहुंच, सामर्थ्य, उपलब्धता और वितरण की चुनौती है। उन्होंने कहा कि कोविड टीके के वितरण में वैश्विक सहयोग की कमी से गरीब देश प्रभावित होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी देशों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन विकसित होकर फैल रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और पहचान करने के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस नई चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समयबद्ध सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। Equity in access to the vaccine is important for mitigating the impact of the pandemic. The disparity calls for international cooperation within the framework of COVAX and secure vaccine doses for poorest nations. We should collaborate on genomic surveillance to track virus mutations and exchange information in a timely fashion. देश में कोविड-19 चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत महामारी से लड़ाई में वैश्विक स्तर पर अगली पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि 2 टीकों के आपात उपयोग की अनुमति दी गई है और 20 टीकों पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों को टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। India has been at the forefront of the global fight against COVID-19. 2 vaccines, including one indigenously developed, have already been granted emergency authorization and more than 20 candidates are under various stages of development. गलत सूचनाओं को एक चुनौती के रूप में लेते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीका के बारे में किसी भी संदेह को वैज्ञानिक तथ्यों से दूर किया जा सकता है। We need to prevent spreading of misinformation to overcome vaccine hesitancy by providing scientific facts to allay the fears of the public. Public health infrastructure and capacities of health workers in vaccine delivery should be strengthened. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने 80 से अधिक देशों को भी टीके की आपूर्ति में अपना योगदान दिया है। Under our Vaccine Maitri or Vaccine Friendship Initiative, India has provided vaccines to more than 80 countries across the world. We have gifted 2 lakh doses for UN peacekeepers. India is a significant source of supply to Gavi's COVAX facility.
भारत ने अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा कोविड के टीके लगाकर विश्व में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 30,04,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान देश भर में कोविड महामारी के 2,34,692 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश भर में अब तक 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। देश में कल इस महामारी से 1,341 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में इस संक्रमण से 1,75,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 87.23% है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,23,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसने बताया कि अब तक इस संक्रमण से कुल 1 करोड़ 26 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय 16,79,000 अधिक लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित मामलों का 11.56% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 14,95,000 से अधिक कोविड जांच की गई हैं। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 26 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि नए संक्रमित लोगों में से 79% केवल 10 राज्यों से हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में रोजाना सबसे अधिक 63,729, उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक और दिल्ली में 19,486 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में 65% कोविड मरीज केवल 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल में हैं। महाराष्ट्र में 38% लोग संक्रमित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जिन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना से एक भी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, उनमें लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते सप्ताहांत कर्फ्यू जारी है। ये कल रात 10 बजे से लागू हो गया था। ये सोमवार को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कर्फ्यू प्रतिबंधों से केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। शहर की कई स्थानों पर पुलिस पिकेट बनाई गई है, जो वाहनों और लोगों की आवाजाही की जांच कर रहे हैं। इसके पहले दिल्ली में रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 7 घंटे का कर्फ्यू चल रहा था, जो इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने पात्र व्यक्तियों की आवाजाही की सुविधा के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। इसका नंबर है 011-2346-9900। आवश्यक सेवाओं से जुड़ा कोई भी व्यक्ति असुविधा होने पर पुलिस अधिकारियों के पास हासिल कर सकता है या किसी भी अन्य जानकारी के लिए वो इस नंबर से संपर्क कर सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 जिलों में पूर्णबंदी लागू कर दी है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में कल से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। राज्य के 28 में से 21 जिलों में पूर्णबंदी लगा दी गई है। बाकी के 7 जिलों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुले रहने का समय सीमित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के करीब 15,000 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में 5,16,412 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,24,303 है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में संक्रमण से 138 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के 50% बिस्तरों को कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरे राज्यों से वापस आ रहे श्रमिकों और अन्य लोगों से राज्य में कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। रायपुर जिले की सभी 417 ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं। इस बीच
कोरोना संकट के दौरान सरकार की मदद के लिए सामाजिक संगठन और अन्य संस्थान भी आगे आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ ही बैंकों द्वारा भी करीब 1.5 करोड़ रुपए की सामग्री राज्य शासन को प्रदान की गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र में राज्य निगरानी अधिकारी प्रदीप आवटे ने कहा है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में कोविड के तेजी से फैलते संक्रमण के लिए वायरस में दोहरा उत्परिवर्तन जिम्मेदार है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने के कारण राज्य में स्वास्थ्य ढांचे पर भारी बोझ पड़ा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर आवटे ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जीनोमिक अनुक्रमण में कुछ बदलाव देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने जीनोमिक अनुक्रमण के लगभग 3000 नमूने 10 विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे थे और उनमें से 83 नमूनों में खासा बदलाव देखा गया है। विदर्भ के नागपुर और राज्य के अन्य क्षेत्रों में डबल म्यूटेशन देखा गया है। डॉक्टर आवटे ने कहा कि डबल म्यूटेशन को उनके बढ़ते प्रसारण की विशेषताओं के लिए जाना जाता है और साथ ही एंटीबॉडीज की प्रतिक्रिया को दरकिनार करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि कोविड मामलों में वृद्धि के लिए डबल म्यूटेशन जिम्मेदार है या नहीं, यह जानने के लिए नए वेरिएंट पर अधिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। जीवन भावसार के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अस्पतालों को निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए 10 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ के कोविड अस्पतालों में सभी कोविड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रशासन की मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड अस्पतालों में सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग को विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है। इस बीच राज्य में आज शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्ण बंद रहेगा। ऐसा कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं, टीकाकरण और जागरूकता अभियान जारी रहेगा। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं और औद्योगिक इकाइयां भी सामान्य रूप से काम करेंगी। गुजरात में भी कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने महामारी पर नियंत्रण के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 8,920 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 2,842 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,522 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में 3,387 मरीजों को ठीक होने के साथ विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कल राज्य में 94 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 5,170 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 49,737 सक्रिय मामले हैं। इस बीच गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में कोविड मरीजों के लिए HRCT सिटी स्कैन की अधिकतम दर 3,000 रुपया निर्धारित कर दी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। लद्दाख में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 245 नए मामले सामने आए हैं और 47 मरीजों की उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अकेले लेह जिला में 1295 पॉजिटिव मामलों के साथ लद्दाख में कुल 1363 पॉजिटिव मामले तक पहुंच गए हैं। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाख में पहुंचने वाले यात्रियों को 100% परीक्षण किए जाने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तरों और ऑक्सीजन की आपूर्ति की क्षमता भी समीक्षा की। दूसरी तरफ लेह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीकांत सुसे ने कोविड सकारात्मक पाए जाने पर सभी चिकित्सा
सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश दिया। बाहर से आने वाले संक्रमित लोगों की वजह से स्थानीय लोगों को खतरा को मद्देनजर रखते हुए श्रीकांत ने चेतावनी दी कि जो कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन करने में असफल हो जाते उन लोगों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। भारतीय रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। विभाग ने देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कदम उठाया है। रेल मंत्रालय ने सभी रेल जोन के महाप्रबंधकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने महामारी का प्रभाव कम करने के लिए कोविड वैक्सीन समान रूप से उपलब्ध कराने पर बल दिया। भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से अधिक लोग संक्रमित। नए संक्रमित लोगों में से 79% से अधिक केवल 10 राज्यों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी। 9 राज्यों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। जाने माने तमिल अभिनेता विवेक का चेन्नई में निधन। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि 2 शाही स्नान संपन्न होने को देखते हुए कुंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा। श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया। इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए न आएं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। दिन में 1:30 बजे तक करीब 54.67% मतदान होने की खबर है। आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। राज्य के 6 जिलों की 45 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 8 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। दार्जिलिंग जिले में मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर बंगाल के 3 जिलों में 12 महिलाओं सहित कुल 104 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये जिले दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी हैं। जलपाईगुड़ी में 18 लाख से अधिक जबकि कलिम्पोंग में 1,75,000 मतदाता हैं। दार्जिलिंग जिले में मतदाताओं की संख्या 12 लाख से अधिक है। दार्जिलिंग जिले में 1,719 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 481 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। लगभग 900 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग में मौजूद अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस जी कनक। मानस, इस चरण में सबसे अधिक सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर लोगों में अधिक उत्सुकता है, जैसे पर्वतीय जिले के दार्जिलिंग, कर्सियंग और कलिम्पोंग को लेकर। यहाँ मुख्य मुकाबला किन किन दलों के बीच है? जी देखिए, यहाँ पे उम्मीद है कि तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो, ट्रायंगुलर फाइट हो। यहाँ भाजपा के साथ गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस यहाँ पे यूनाइटेड जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने तीनों सीट पे यहाँ पे उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस संयुक्त मोर्चा के गठबंधन में है। यहाँ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 बूथ है, एक है बिमल गुरुंग बूथ और एक है विनय तमांग बूथ। यहाँ गौर करें कि टीएमसी ने यहाँ पे उम्मीदवार खड़े नहीं किए। हिल टीएमसी ने कहा है कि हम लोग ने बिमल गुरुंग बूथ को समर्थन दिया है। तो ये मिला जुला के हम लोग कह सकते हैं कि तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो। बड़ा दिलचस्प स्थिति में है, लेकिन नतीजे तक हम लोग को 2 मई तक हम लोग को इंतजार करना होगा।
कनक। मानस, मतदाताओं के लिए क्या विशेष प्रबंध हैं? देखिए, यहाँ पे दो पहलू है। एक तो है सुरक्षा का इंतजाम और दूसरा है कोविड प्रोटोकॉल। सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं कि कोई अनहोनी ना हो। अभी तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान जारी है। और कोविड की बात करें तो मतदाता के लिए जो फेस मास्क लगाना अनिवार्य है, हैंड सैनिटाइजर दिए गए, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। और जो वरिष्ठ मतदाता है, सीनियर सिटीजन, उनके लिए एक अलग से कतार है यहाँ पे मतदान केंद्र के बाहर। दिव्यांग या पीडब्ल्यूडी मतदाता के लिए अलग से यहाँ पे कतार है, व्यवस्था है। और जरूरत पड़ने पर उन लोग के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, रैंप की व्यवस्था है। और जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन द्वारा आने जाने के लिए ये वाहन का भी व्यवस्था किया गया है। तो कुल मिलाकर यही है मतदाताओं के लिए व्यवस्था। और यहाँ पे मॉडल पोलिंग बूथ है, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट वगैरह रखे गए हैं कि जो युवा मतदाता है, जो पहली बार मतदान के लिए आ रहे हैं। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद मानस। जी, थैंक यू। आज आंध्र प्रदेश में तिरुपति और कर्नाटक में बेलगाम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। दिन में 1:30 बजे तक तिरुपति में लगभग 30% और बेलगाम में करीब 25% मतदान होने की खबर है। इसके साथ ही 9 राज्यों में भी विधानसभा की 12 सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 1:30 बजे तक गुजरात में करीब 28%, झारखंड में 54%, कर्नाटक में 31%, मध्य प्रदेश में 37% से अधिक, महाराष्ट्र में 33%, मिजोरम में 55.5%, राजस्थान में 35% से अधिक, तेलंगाना में 53% और उत्तराखंड में 32% से अधिक मतदान की खबर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में विकास के मार्ग में दीवार बनी हुई हैं। उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो राज्य में माफिया राज चला रही है। श्री मोदी ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रम राज्य में लागू करेगी। सुश्री बनर्जी के ऑडियो टेप की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि लाशों पर राजनीति करना उनकी पुरानी आदत है। एक टेप में सुश्री बनर्जी कथित रूप से कूच बिहार में शीतलकुची घटना के बारे में पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रही थीं। प्रधानमंत्री आज बाद में दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अन्य चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच पार्टी के एक दूसरे वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह उत्तरी 24 परगना के अमदंगा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो झूठ फैला रही है। वे पूर्वी बर्धमान जिले के गलसी में जनसभा को संबोधित कर रही थीं। सुश्री बनर्जी ने कहा कि भाजपा के नेता उनकी पार्टी के खिलाफ लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिना कोविड जांच कराए ही बाहरी लोगों को राज्य में लेकर आ रही है, जिससे कोरोना फैल रहा है। सुश्री बनर्जी आज बाद में 2 अन्य रैलियों को भी संबोधित करेंगे। बिहार में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आज पटना में एक सर्वदलीय बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल फागू चौहान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और वामपंथी दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए और प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जाने माने तमिल अभिनेता विवेक का आज निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद कल उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। उन्होंने शिवाजी, वीरा, शिष्य, अन्नियन और सामी जैसी 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वे पौधरोपण, वन संरक्षण और अन्य समाज कल्याण गतिविधियों से भी जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि अभिनेता विवेक ने अपने संवाद बोलने के अंदाज से दर्शकों को हमेशा अभिभूत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि दिवंगत नेता की सादगी और सामाजिक शक्तिकरण की प्रतिबद्धता के लिए सभी पार्टी के लोग उनका सम्मान करते थे। भारत ने प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में प्रवासी प्रजातियों के कन्वेंशन सीएमएस से संबद्ध पक्षों के 13वें सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था। भारत ने इन प्रजातियों के रेंज देशों के साथ सहयोग करते हुए एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को सीएमएस के परिशिष्ट 1 में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध कराया था। भारत वर्तमान में प्रवासी प्रजातियों के कन्वेंशन के संबद्ध पक्षों सीओपी का अध्यक्ष है। पहली बार भारत को सीएमएस स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक रिपोर्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ऐसी ही कई प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें संरक्षण के उपायों को लागू करने और प्रजनन को बढ़ावा देने जैसे कई कदम शामिल हैं। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए सरकार ने 5 वर्षीय कार्य योजना शुरू की है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के मौके पर हिमल संरक्षक सामुदायिक स्वयंसेवक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत और बांग्लादेश ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हाथियों के संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद हाथियों का संरक्षण करना और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर उनके सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करना है। साथ ही मनुष्यों और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष में भी कमी लाना इसका उद्देश्य है। प्रज्ञा देवरा के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आईपीएल में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। भारत में इस साल अक्टूबर में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और वहां के मीडियाकर्मियों को वीजा देने के वास्ते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। क्रिकेट बोर्ड की कल हुई एक बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। आज शाम 5 बजे भारत में आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी जा सकती है। इसमें अर्ध चंद्रमा पृथ्वी और मंगल के बीच आएगा। इसे दूरबीन की सहायता के बिना ही देखा जा सकेगा। हेनली स्थित भारतीय वेधशाला के प्रभारी निदेशक फुनसोक ने कहा कि आज शाम लगभग 5:30 बजे जब पृथ्वी और मंगल के बीच चंद्रमा आएगा तब मंगल चंद्रमा को ढक लेगा और इससे अर्धचंद्र का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। अब कृपा करो श्री राम, राम दुख करो। 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 अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने महामारी का प्रभाव कम करने के लिए कोविड वैक्सीन समान रूप से उपलब्ध कराने पर बल दिया। भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से अधिक लोग संक्रमित। नए संक्रमित लोगों में से 79% से अधिक केवल 10 राज्यों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी। 9 राज्यों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं।
जाने माने तमिल अभिनेता विवेक का चेन्नई में निधन। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।